तो हमारे श्रोता समझ ही नहीं पाते हैं कि भाई करें तो क्या करें। हाँ। पतंग लेकर के फिर उसको सीधा उड़ाने जाएं या फिर खाना पीना, हाँ, फिर पूजा पाठ, पूरा दिन आज व्यस्तता में बीतता है। और ऐसे में अगर पतंग कट के आपकी छत पे आ जाती है तो आप भागकर उस पतंग को लूटने चले जाते हैं ना। आज का दिन तो ऐसे ही बीतेगा और अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है, उत्साह का दिन है, लेकिन बहुत ही रंग भरा हुआ है पतंगों से, रंग बिरंगे, और समा भी सुहाना है और खाना भी, स्वादिष्ट व्यंजनों की जो है खुशबू हमारे श्रोताओं के घरों से हम तक पहुंच भी रही है ना। तो एक आज खास दिन भी है, वैसे तो बहुत सारे खास दिन है। आज विश्व तर्क दिवस भी है। तो आप जानती हैं कि सोचने और समझने की जो क्षमता है वो हम खासतौर से हम इंसानों की सबसे बड़ी विशेषता बताई जाती है ना। हम ही सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, यानी हम इंसान या जो मनुष्य हैं उसकी परिभाषा जो है चेतना, ज्ञान और तर्क जैसी अवधारणाओं से ही जुड़ी हुई है। तो इसी वजह से हम सबकी जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। हाँ, कि बातें जो है उनको सोचना भी है, समझना भी है और उसको तर्क के हिसाब से देखना भी है। और वैसे भी अगर देखा जाए मंदाकिनी जी तो मनुष्य जो है वो तार्किक प्राणी कहा जाता है, तर्क संगत के रूप में भी जाना जाता है। और इसी तर्क ने दर्शन और विज्ञान के विकास में एक कह सकते हैं कि मुख्य भूमिका निभाई है। बिल्कुल संगीता जी। और आज का दिन जो है विश्व तर्क दिवस के रूप में जो हम मना रहे हैं, इसकी घोषणा जो है यूनेस्को ने नवंबर 2019 में कर दी थी। और इसका मकसद यही था कि तर्क के इतिहास और वैचारिक महत्व और व्यवहारिक जो पहलू हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा वो लोगों तक पहुंचना जरूरी है। जी, तो ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में इसकी जो निर्विवाद प्रासंगिकता है उसके बावजूद तर्क के महत्व के बारे में लोगों में बहुत कम जागरूकता है। और इसलिए आज ये दिन महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, बहुत कम लोग इस विषय पर विचार करते हैं कि तर्क का हमारे जीवन में क्या महत्व है, जबकि तर्क का महत्व इस वजह से भी है संगीता जी कि ये हमें अपने विचारों को स्पष्ट करने और दूसरों के विचारों को सम्मान पूर्वक आकलन करने में भी मदद करता है, जो हमारी तर्क क्षमता होती है। हाँ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम अगले को न सुने या उनकी बातों पर ध्यान न दें, बल्कि ये दिन इसलिए भी होता है कि हम अपनी बात तो कहते ही हैं, बल्कि औरों की भी बात सुने और उनके भी तर्क को सम्मान दे। मतलब तर्क के वितर्क कर सकते हैं, तर्क वितर्क होते रहना चाहिए, लेकिन कुतर्क नहीं होना चाहिए, है ना। तो आज का दिन बहुत खास है और हमारे श्रोता जानते हैं कि जो सोचना है, समझना है, जानना है, गुथना है, मन को मथना है, ये सभी हम इंसान करते हैं। तो इसको एक सकारात्मक रूप में ले, तर्क बुद्धि जो है उसको विकसित करें और हर चीज का जो है तार्किक जो पहलू है उसे जानने की कोशिश भी करें। जब झूमे सावन है, सावन आए, तार मिले जब दिल से दिल के, वही समय मन भावन है, वही समय मन भावन भावन है, सावन पानी पामा पानी सा, जब से पिया तू नैनों में आया, प्रेम के रंग में रच गई काया। बागों में बन में नील गगन में सब में है तेरे रूप की छाया। तू है मेरे संग तो हरदम, खुशी की आवन आवन है, खुशी की आवन
अखियां मजीरे मन एक तारा, इनमें बाजे नाम तिहारा। हंसते गाते जीवन बीते, अंत न हो ये गीत हमारा। मौसम आया सुख पावन का, दुखों की जावन जावन है। दुखों की जावन 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 है। सावन आए या ना आए, दिया जब झूमे सावन है। सावन देखिए सावन नहीं है, अभी सावन आ गया। भाई हमारे श्रोता कह रहे होंगे सावन तो अभी आया ही नहीं है, और इन्होंने गाना सावन का दे दिया, क्या बात है। तो देखिए आपके मन का सावन तो है ना हरा। बिल्कुल, ये भी एक तर्क और क्या, ये भी तर्क है कि आपके मन का जो सावन है वो हरा भरा बारहमासी रहना चाहिए। और जिया जब झूमे तब सावन है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज तो वैसे ही सब झूम रहे हैं। हाँ, अब मेले का जो अवसर है वो ऐसा है आज महाकुंभ का, बिल्कुल है ना, कि सब हर तरफ बस शोर घूम रहे हैं। हाँ, मौज मस्ती। हाँ, अलग ही किस्म की जो है मस्ती छाई हुई है, क्योंकि जो मेले मगरी होते हैं संगीता जी, वो हमारी संस्कृति से जुड़े होते हैं, हमारी सभ्यता से जुड़े होते हैं। और इन मेले मगरियों में जाने से हमारा जो मन है ना वो बच्चों की तरह हो जाता है। लेकिन ये महाकुंभ तो एक बहुत बड़ा मेला है, जहाँ पर जाकर आध्यात्म हम पर हावी हो जाता है, जहाँ पर जाकर हम एक दिव्यता को अनुभव करते हैं। ऐसा है ये महाकुंभ। और कहते भी है ना कि महाकुंभ ऐसा होता है कि जिसमें देवी देवता भी आते हैं। और उसको फिर जो स्नान है उसमें उसकी बड़ी महिमा होती है। और आज तो वैसे भी जो है कहते हैं कि दानवों पर देवताओं की जीत का प्रतीक भी माना जाता है महाकुंभ को। और प्रयागराज की पावन धरती पर इस वर्ष जो महाकुंभ का महोत्सव मनाया जा रहा है, यानी आज के दिन मकर संक्रांति के दिन 12 साल बाद प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में ये आयोजन हो रहा है। और प्रयागराज की पावन भूमि में महाकुंभ का जो दिव्य और भव्य आयोजन इसलिए भी मायने रखता है कि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर ये आयोजित किया जाता है। और फिर देखिए तो 6 वर्ष का अर्ध कुंभ जो है वो भी होता है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो माघ मेला जहाँ तक है तो प्रतिवर्ष ही लगता है गंगा जी पर। श्रद्धालु पवित्र नदी में गंगा स्नान करते हैं। और ज्योतिष गणनाओं के अनुसार पौष पूर्णिमा को मकर संक्रांति से ये मेला यानी कि ये पर्व शुरू हो जाता है। और कुंभ स्नान योग का महत्व ज्यादा है। बिल्कुल। तो ये स्नान साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। हाँ। कुंभ यानी घड़ा यानी मेला। हाँ। यानी किसी एक स्थान पर मिलना। ऋग्वेद और अन्य पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अगर देखें तो कुंभ मेले का अर्थ है अमृत का मेला। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर की पौड़ी इस स्थान पर भी आज स्नान का विशेष महत्व है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आज बहुत ही स्नान का महत्व है और सुबह सुबह लोग पहुंच जाते हैं स्नान करने और अपने आप को, अपने मन और अपने तन को पवित्र करने की कोशिश करते हैं। तो देवताओं और दानवों के बीच अमृत कलश को लेकर जो अधिकार जमाने की खींचतान और अविराम युद्ध होता रहा ना संगीता जी। हाँ। इस परस्पर युद्ध में 4 स्थानों पर यानी प्रयाग में, हरिद्वार में, उज्जैन और नासिक में कलश से अमृत बूंदे गिरी और वहां कुंभ के मेले लगने लगे। तो देखिए ये भी एक बहुत ही अच्छी सी बात है। हाँ। और ऐसे भी मान्यता है कि 4 कुंभ पृथ्वी पर और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं। और मुख्य स्नान जो इस पर्व का होता है वो खास दिनों पर होता है। पौष पूर्णिमा का स्नान होता है, मकर संक्रांति यानी जो आज है, मौनी अमावस्या, और फिर उसके बाद बसंत पंचमी का दिन है या माघी पूर्णिमा है, महाशिवरात्रि है। इन अवसरों पर भी ये होता है, ऐसी मान्यता की गई है। और ऐसा पुराण ग्रंथों में भी कहा गया है कि इस कुंभ मेले के दौरान पृथ्वी से स्वर्ग के लिए सीधे द्वार खुले होते हैं। और इस पावन महाकुंभ में स्नान, तप, ध्यान, मोक्ष, शांति और भक्ति भी आपको प्राप्त होती है। और महीनों यहाँ भक्तगण कल्पवास करते हैं। कल्पवास जिसको बोलते हैं ना, कि वो वही खाना वाना भी वही करते हैं, सब कुछ वही रहता है। और भारतीय संस्कृति, सभ्यता और अध्यात्म का ये जो अद्भुत संगम आज देखने को मिलेगा, वो बहुत ही प्राचीन संस्कृति है हमारी, जो एक जमाने से चली आ रही है। हाँ जी। और एक छोटा सा अंतराल लेते हैं। हाँ बिल्कुल।
इस अंतराल के बाद हमारे सभी सखियों और सखाओं का स्वागत करते हैं संगीता जी। और देखिए हमारे श्रोताओं ने तो अपने विचार लिखने शुरू भी कर दिए हैं। इतने व्यस्तता के बावजूद श्रोता जो है सखी सहेली कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। ये लिखते हैं कि महाकुंभ में मकर संक्रांति केवल एक दिन नहीं बल्कि जीवन के नए अध्याय का आरंभ है। संगम का स्नान आत्मा को शुद्ध कर जीवन में नई ऊर्जा लाने का प्रतीक है। सूर्य की उत्तरायण यात्रा हर कठिनाई के बाद प्रकाश की ओर बढ़ने का संदेश देती है। दान और सेवा दूसरों के लिए जीने का महत्व सिखाती है। भारत के हर कोने में विविध संक्रांति हर राज्य में अलग अलग रूपों में मनाई जाती है। पंजाब में इसे लोहड़ी के रूप में, और जहां आग के चारों ओर नाच गान होता है। गुजरात में उत्तरायण के नाम से पतंग महोत्सव होता है और तमिलनाडु में ये पोंगल के रूप में फसल कटाई का पर्व है। और असम में इसे माघ बिहू कहा जाता है जहां पारंपरिक भोज और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। तो ये हर कोने में ये त्योहार हमें सिखाता है कि भारतीय संस्कृति की विविधता में कितनी एकता है। देखिए इन्होंने तो मुझे लगता है ऐसा कि सब जगह का लिख ही डाला बिल्कुल सार लिख दिया इन्होंने कि महाकुंभ में क्या है और आज का महत्व क्या है आज के दिन का। ये गीत सुन लिया जाए। संगीता जी आपने कान का बाला आखिर ढूंढ ही निकाला मेरा, है ना। देखिए कुंभ के मेले में हम अपनी सभी सखियों और सखाओं को भी कहना चाहेंगे अपना ध्यान रखें, अपने सामान का ध्यान रखें, अपने जो जेवर जो आप पहन कर गए हैं है ना उनका ध्यान रखें। जैसे अभी भी मेरे कान का बाला संगीता जी ने ढूंढ के दिया है। तो चलिए, तो अब हम आज तो बहुत बड़ा त्योहार मना रहे हैं। महाकुंभ की तैयारी हमने कर ली है, हम सैर कर आए हैं और मकर संक्रांति के पावन पर्व को आज हम मना ही रहे हैं। तो
आज का जो दिन है संगीता जी, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम लोग मनाते हैं, और केवल संक्रांति भी इसको कहते हैं, मकर संक्रांति भी कहते हैं। और अगर ज्योतिष की बात की जाए तो सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में संक्रमण का ये एक अवसर होता है, और ये त्योहार भगवान सूर्य को समर्पित है। तो इसे उत्तरायण, घुघुती, भोगी, संक्रांत या पोंगल भी कहते हैं। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। और अलग अलग पकवान भी होते हैं, प्रसाद भी अलग अलग बनते हैं। बिल्कुल। दही चूड़ा कहीं कहीं खाया जाता है, खिचड़ी है, तिल गुड़ का विभिन्न रूप से सेवन किया जाता है, यानी लड्डू वगैरह भी बनाए जाते हैं उसके, और दान भी किया जाता है, इसलिए इसे खिचड़ी और तिल संक्रांति भी कहते हैं। और फसल के उत्सव के तौर पर भी आज के दिन को मनाया जाता है। गंगा जी या अन्य पावन नदियों में स्नान की परंपरा है, और दान की जो परंपरा है वो खास है। बिल्कुल बिल्कुल, दान की परंपरा तो हमारे अतीत काल से जुड़ी हुई है, और दान के महत्व को हम कई बार बात कर भी चुके हैं कि किस तरह से शुद्ध हृदय से जो हम दान करते हैं निस्वार्थ, वो ही एक सच अर्थ में दान है। और तमिलनाडु की बात करें तो पोंगल, लोहड़ी, माघ संक्रांति, और असम की बात करें तो बिहू और टूसू त्योहार इसको कहते हैं, और हिमाचल में माघी साखी कहते हैं, उत्तराखंड में घुघुती इसको कहा जाता है, और प्रादेशिक रूप से अलग अलग इनके नाम बताए गए हैं। तो मिथिला में तिल संक्रांति कहते हैं, गुजरात में उत्तरायण में जैसे ही आता है तो उसको उत्तरायण के रूप में जानते हैं। तो पूरे भारत में भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और सूर्य देवता की आज के दिन हम पूजा भी करते हैं, आराधना होती है, और इस पर्व से जुड़ी अलग अलग पौराणिक कथाएं भी हैं, और भगवान विष्णु के कल्कि अवतार से भी इस पर्व की कुछ कथाएं जुड़ी हुई हैं। भगवान सूर्य से सफलताओं और समृद्धि की कामना भक्त करते हैं आज के दिन। शांति और आनंद के साथ रहने का प्रतीक है ये त्योहार। महीने भर अलग अलग तिथि अनुसार स्नान और नदियों के किनारे लगते भव्य मेले इसका मुख्य आकर्षण है। बिल्कुल, और पतंगों पर तो बात हम करेंगे ही। आज मेले, नृत्य, रंग बिरंगी सजावट और तीर्थाटन भी इस महीने में खास होता है। और आज के दिन भारत के पश्चिम बंगाल के गंगा सागर यानी गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम गंगा सागर पर स्थित जो कपिल मुनि का आश्रम है, वहां पर भी बड़ा एक आयोजन किया जाता है। कहते भी है ना कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, हमारे श्रोता भी लिखने लग गए हैं कि मकर संक्रांति न केवल एक धार्मिक त्योहार है, बल्कि हमारी जिंदगी के लिए प्रेरणा भी है। सूर्य के उत्तरायण होने का मतलब है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक और प्रकाश लाने की ओर कदम बढ़ाएं, और आधुनिक समय में भी ये त्योहार हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के दिन की हमें शुभकामनाएं दे रहे हैं। साथ ही लिख रहे हैं कि मकर संक्रांति का त्योहार जो है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम मनाते हैं, और पतंग महोत्सव भारत में लोकप्रिय होता है, और ये जनवरी के महीने में मकर संक्रांति के दौरान मनाया जाता है। इसे पश्चिमी भारत में उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है, और त्योहार को लोग अपने घरों की छतों से पतंग उड़ाते हैं और पतंग उड़ाने की प्रतियोगिताएं भी करते हैं। जी, और एक और श्रोता ने लिखा है कि मकर संक्रांति सूर्य का मकर राशि में प्रवेश मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है। 14 जनवरी जो है ये दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उत्तर भारत में ये पर्व मकर संक्रांति के नाम और गुजरात में उत्तरायण नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। पंजाब में लोहड़ी पर्व मनाते हैं, उत्तराखंड में उत्तरायणी और गुजरात में उत्तरायण, केरल में पोंगल, गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। बिल्कुल। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की सखी सहेली के सभी विषय बड़े रोचक हैं, लेकिन इसमें विश्व तर्क दिवस इस विषय ने जरा हमें सतर्क बना दिया है। तर्क यानी लॉजिक। हमारे वक्त प्री डिग्री ईयर में लॉजिक विषय कंपलसरी होता था, जो मुझे बहुत ही कठिन लगता था। बाद में इस विषय की महत्ता मालूम हो गई। लोकमान्य तिलक जी लॉजिक विषय में बड़े तेज थे, जिनका फायदा देश को मिला। जीवन की हर मोड़ पर सही तर्क अनुमान करना सीख गए हों आप, अगर जीवन को समझ गए हों, व्यवहार को समझ गए हैं, तो आप तर्क और वितर्क कर सकते हैं। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि प्रयागराज में सिर्फ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती जैसी पावन नदियों का ही संगम नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व को एक करने की भूमि है। संगम तट पर कुंभ से सबको जोड़ने की परंपरा रही है। ये विश्व की संगम के तट पर एक करने का कुंभ है। विश्व को संगम तट पर एक करने का कुंभ बिल्कुल है। और ये सिर्फ पवित्र नदियों का संगम ही नहीं, विश्व के का पर्व है। और कुंभ एक राशि भी है। कुंभ के भावों में गंगा और शिव समाहित है। वाह, बहुत सुंदर। और एक श्रोता ने लिखा है कि भी मकर संक्रांति के दिन खास तौर से अलग अलग जगह जैसे बांग्ला समुदाय में आज के दिन सबसे पहले भगवान को संतरा, मूली, तिल के लड्डू, खजूर, गुड़ भोग दिया जाता है। और किसी किसी घर में महिलाएं आज व्रत भी रखती हैं। जहाँ तक व्यंजन की बात है तो आज खजूर गुड़ पायस अर्थात खीर, पाटी सापटा, मिष्टी आलू, शकरकंद के, गुलाब जामुन, गोकुल पीठे आदि तैयार कर परिवार के सदस्यों, मित्रों और रिश्तेदारों को दिया जाता है और मिलजुल कर खाते
और खिलाते हैं। जी मंदाकिनी जी, क्योंकि अलग अलग हमारे प्रांत हैं तो अलग अलग तरह से जो पकवान बनते हैं, या जो पूजा पाठ होती है, या जो फिर व्रत अनुष्ठान वगैरह होते हैं, या फिर मकर संक्रांति को किस अलग अलग रूप में नाम से पुकारा जाता है जी। तो ये एक कहते हैं ना कि बहुरंगी संस्कृति बिल्कुल भारत है, बिल्कुल उसी की ये पहचान, इसलिए अनेकता में एकता कहा जाता है, भारत की विशेषता है। हाँ, है ना? और आज के दिन तो जैसा कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हमारे श्रोता बहुत व्यस्त भी होंगे, तो पतंग जो है खूब उड़ रही है। बिल्कुल, तो चलिए हम भी पतंग उड़ा लेते हैं। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। मस्त हवा में लहराए, जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए, यूं मस्त हवा में लहराए, जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए, लेके मन में लगन जैसे कोई दुल्हन चली जाए रे सांवरिया की गली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। पतंग का धानी है ये नील गगन की रानी, बाकी बाकी है उठान है उम्र भी जवान, लागे पतली कमर बड़ी भली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। आहा हा आहा हा आहा हा। बिजली की तार बड़ी तेज है कटार, देगी काट के रख दिल जली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। तो देखा संगीता जी आपने इतना चित्रगुप्त जी की पुण्यतिथि, हाँ उन्हीं का जो है आपने संगीतबद्ध गीत सुनवाया है, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। और आप देखिए चित्रगुप्त जी का अगर संगीत हम सुने तो लाजवाब संगीत उन्होंने हमें दिया। और आप जो प्रोग्राम दे रही थी विविध भारती की गीत माला, उसमें आज अपने चित्रगुप्त जी को ही सम्मिलित किया था, और हम सुन रहे थे कि श्रोता भी बहुत पसंद करते हैं चित्रगुप्त जी का बहुत बहुत बहुत। तो उनका ये गाना कितना फेमस है ना, कितना प्रसिद्ध है ये गाना, और ऐसा कोई अवसर नहीं गया होगा कि जब हमने इस गाने को इन खास अवसरों पर नहीं सुना होगा। ऐसा कोई दिन नहीं होगा। बल्कि ऐसा लगता है कि अगर इस गीत को ना सुना जाए तो वो त्योहार ही नहीं है, त्योहार ही नहीं, हाँ अधूरापन लगता है। और आज भी ये गीत उतने ही नए लगते हैं जैसे अभी भी बनकर तैयार हुए हों। तो ये खासियत थी उस समय के संगीत की। जबकि चित्रगुप्त जी शुरुआती दौर के संगीतकार, हाँ बहुत। आप देखिए कितना पुराना गीत है और आज भी समसामयिक लगता है। आज भी जब हम पतंग उड़ाते हैं तो छतों पर ये गीत बजता हुआ हमें सुनाई
सुनाई देता है और उस वक्त पतंग उड़ाने का जो मजा है वो और बढ़ जाता है, दोगुना हो जाता है। हाँ। तो ऐसा संगीत रचा गया था। और अब एक अंतराल ले लें हम। हाँ। तो संगीता जी, इस अंतराल के बाद अपने सखियों और सखाओं का हम स्वागत करते हैं। और देखिए, आज तो श्रोता लगातार हमें अपने विचार भेज रहे हैं और मकर संक्रांति मना भी रहे हैं और इस कार्यक्रम को सुन भी रहे हैं। तो आज कुछ हल्की फुल्की बातें भी हम कर लें, आप कहें तो? हाँ, बिल्कुल, है ना। तो आज हल्की फुल्की बात तो भाई देखिए मकर संक्रांति पर ही होगी, क्योंकि आज का दिन खास है और आज घर घर में तिल, मूंगफली, रेवड़ी, गजक और अन्य पकवान मिल रहे हैं और कहीं कहीं पतंगबाजी भी की जा रही है। और मकर संक्रांति पर खास तौर पर युवाओं का जो उत्साह और उमंग है वो देखते ही बनता है। तो आज जो पूरा आकाश है, जो नीला आकाश है, वो हरा, पीला, काला, भूरा नजर आ रहा है। और आज संगीता जी पतंगे जो हैं नीले आसमान में गोते लगाती हुई, अपनी पूंछ हिलाती हुई इटलाती सी प्रतीत हो रही है। हाँ, देखिए ऐसा भी होता था कि भाई पतंग जो है उसकी पूंछ भी बहुत हिसाब से बनाई जाती थी कि उस पर बोझ ना पड़े। बिल्कुल, इसमें एक टेक्निक भी होती है। ये भी एक साइंस है कि किस तरह से पतंग का निर्माण किया जाए और उसकी पीछे की जो पूंछ है वो किस तरह से रखी जाए, है ना। और बीच में जो एक तिनका लगाया जाता है जो पतंग को सेट करता है पूरा, उसको भी किस अंदाज में पिरोया जाता है, जो बनाने की जो कला है वो लाजवाब है। तो उसमें भी एक दिमागी तर्क होता है कि भाई अगर ज्यादा भारी हो गया तो पतंग जो है उड़ेगी नहीं, फट जाएगी, है ना, किसी तरह से। तो ये भी एक तर्क की बात है। और ये पतंगे जो अलग अलग डिजाइन की भी होती हैं, हवा के साथ जब ऊंची उड़ान भरती हैं तो इनको देखकर ऐसा लगता है कि हम भी उनके साथ जैसे उड़ रहे हैं, क्योंकि हम भी और हमारा मन जो है वो भी खुले आसमान में एक कहते हैं ना कि स्वतंत्र होकर उड़ना चाहता है। और इसीलिए आज का दिन जो है मैं आपको बताना चाहूंगी कि 5 तरह की पतंगे हैं, जिन्हें फॉइल पतंग कहते हैं, सी पतंग कहते हैं, धनुष पतंगे हैं, डेल्टा हैं और हाइब्रिड। ये पतंगे आज आसमान में उड़ती हुई हमें मिलेंगी और हमारा ध्यान आकृष्ट करेंगी। और जब ये आगे पीछे कटेंगी तो हम बिना सोचे समझे इनको लूटने के लिए भी दौड़ पड़ेंगे। हाँ, और फिर देखिए हम ध्यान भी नहीं देते हैं कि चाहे वो बिजली के तार हों, पेड़ हो, छत की मुंडेर हो, उस पतंग को लूटने के लिए जान जोखिम में डाल करके चढ़ जाते हैं फिर वहाँ। और शहरों में यानी सड़कों पर भी लोग पतंग को लूटने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो इसमें बहुत सावधानी की जरूरत है। छोटे बच्चे भी कई बार ऐसा होता है बिल्कुल सड़क पर दौड़ते हुए दिखते हैं। हाँ, बिजली के खंबे हैं या छतों की मुंडेर है, वहां पर दौड़ते हैं और बेसुध होकर दौड़ने लगते हैं उस पतंग को लूटने के लिए और भयंकर दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं। तो इस तरह पतंग लूटने की जो दीवानगी है वो आपकी जान भी ले सकती है। और साथ ही अपने छोटे बच्चों के साथ माता पिता कृपया खड़े रहें और अपनी देख रेख में ही उन्हें पतंग उड़ाने का मौका दें। हाँ, और उसका जो मांझा होता है वो भी बड़ा गजब का होता है। तो सादे मांझे का उपयोग करें, यानी कि चाइनीज जो एक कहते हैं मांझा है, वो उसे नहीं, उस पर आप न ध्यान दें। और
साथ ही साथ जो गर्दन होती है, हाँ। उसकी जो लोगों की जो ये जो आकाश में उड़ रहे जो नादान पंछी होते हैं वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो ये अच्छा जो मांझा होता है मंदाकिनी जी, वो अलग अलग तरह से बनाया भी जाता है। देखिए उसमें कांच होता है जिसको बारीक पीस करके लगाया जाता है, वो साबूदाना होता है, उसको गलाया जाता है, तब उससे मांझा बनता है। तो बड़ा तेज होता है, तेज हो जाता है, और वो बिल्कुल एक तरह से धार का काम करता है, जिस तरह से चाकू होता है। और चाइनीज मांगा तो जो है मांझा, तो वो पतंग तो के आदमी का गला भी काट देता है। तो इसलिए अगर आप प्रतिद्वंदी की पतंग काटना चाहते हैं ना, तो अच्छा सादा मांझा चुने। जैसे 6 डोरी वाला एक मांझा मिलता है, एक 9 डोरी वाला मिलता है, और एक 12 डोरी वाला भी मांझा मिलता है। तो आप हवा का रुख देख लें कि हवा का रुख ज्यादा है, कम है। अगर धीमी हवा है तो आप 6 डोरी वाला मांझा उपयोग में ला सकते हैं, मध्यम हवा है तो 9 डोरी वाला, और अगर तेज हवा चल रही है तो 12 डोरी वाला मांझे का उपयोग हम कर सकते हैं। और साथ ही पूरी तरह से दूसरे मांझों से आपको बचना है। दरअसल ये मांझे इतने खतरनाक होते हैं कि इससे हर साल लोगों की और पक्षियों की जान भी चली जाती है। तो अलग अलग जगहों पर पतंगबाजी अलग अलग तरीके से हो रही है। तो खासतौर पर गुजरात की बात करें, राजस्थान, महाराष्ट्र, तो सभी जगह पतंगबाजी की आज के दिन रौनक है। और एक चीज और है मंदाकिनी जी, कि बिना मुंडेर वाली जो छत होती है उस पर बड़ी दुर्घटना देखी। अरे बिल्कुल सही कहा, कि मतलब आप पीछे चलते चले जा रहे हैं और या तो किसी एक ने लटाई पकड़ी हुई है, तो वो व्यक्ति पीछे चलता चला जा रहा है। क्योंकि हम इतने दीवाने हो जाते हैं पतंगों को लड़ाने में, पेच लड़ाने में या लूटने में, कि हमें पता ही नहीं होता कि हम बिना मुंडेर की छत पर खड़े हैं और पीछे पैर जाते ही हम धड़ाम से कहीं नीचे गिर पड़ेंगे और जान को खतरा हो जाएगा। और इस तरह से हादसे होते भी हैं संगीता जी, ये हादसे होते भी रहे हैं। तो इससे हमें बचना बहुत जरूरी है। बिना मुंडेर की छतों पर जाकर पतंग न उड़ाएं, बल्कि आप घर के बाहर जाकर पतंग उड़ा लें। खुला जो जगह है वहां पर पतंग उड़ा लें, वो खतरनाक नहीं है। और पतंग लूटने के लिए इतनी दीवानगी मत दिखाएं कि आप बिजली के खंभे छू लें, आप तार छू लें, या आप सड़क भरी हुई सड़क पर दौड़ रहे हैं बेसुध, सामने से कार आ रही है, स्कूटर आ रहा है, कुछ भी आ सकता है। तो इसका ध्यान रखें और पतंगबाजी का आनंद लें। जैसे कि गुजरात में आज पतंगबाजी का जो है महोत्सव होता है, और इस महोत्सव में देश विदेश से पतंग उड़ाने वाले भी लोग आते हैं, और बच्चों से लेकर बूढ़े आज छतों पर, पार्कों में, खुले मैदानों में पतंगबाजी करते नजर आते हैं। बड़ी भी होती हैं, बड़ी बड़ी पतंगे होती है, चांदा पतंग भी होती है, जिसमें कि अंदर एक दीपक लगाया जाता है और पतंग उड़ती है। हल्की जब रात होने लगती है तब वो पतंग आकाश में आपको चमकती हुई भी दिखाई देती है। तो बड़ा सुंदर दृश्य होता है। लेकिन मकर संक्रांति के इस पर्व को आप सार्थक बनाएं, लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालकर नहीं।
हाँ संगीता जी, बहुत ही सुंदर गीत था ये, पंख होते तो उड़ाती रहे। आज तो हमारा जो मन भी ऐसा ही है कि हम आकाश में पंख लगाकर उड़ जाए पतंगों की तरह, है ना। हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि मकर संक्रांति जो है बहुत ही पावन त्योहार है और उत्तर भारत में ये पर्व मकर संक्रांति के नाम से, गुजरात में उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है। अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नाम से मनाया जाता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि पतंग उत्सव दुनिया भर में मनोरंजन का एक लोकप्रिय तरीका है। इन उत्सवों में बड़े स्थानीय कार्यक्रम, पारंपरिक उत्सव और अंतर्राष्ट्रीय उत्सव शामिल हैं। इन उत्सवों में पतंग उड़ाने के साथ साथ पतंगों की लड़ाइयां भी होती हैं। गुजरात में मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा है। इस दिन को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। और अहमदाबाद में हर साल अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भी होता है। और जापान के हमामात्सु शहर में हर साल एक पतंग महोत्सव होता है। इंडोनेशिया के बाली में पतंग महोत्सव होता है। हाँ, विदेशों की बात भी इन्होंने लिख दी है कि अलग अलग देशों में भी पतंग उड़ाई जाती है। जी जी, है ना। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि एक समय था जब उत्तर भारत में 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक पूरे एक महीने किसी भी अच्छे काम को अंजाम नहीं दिया जाता था। मसलन शादी विवाह नहीं होते थे, परंतु अब समय के साथ थोड़ा बदलाव आ गया है। फिर भी ऐसा विश्वास किया जाता है कि 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से पृथ्वी पर अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि प्रयागराज में सिर्फ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती जैसी पावन नदियों का ही संगम नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व को एक करने की भूमि है। संगम तट पर कुंभ से सबको जोड़ने की परंपरा रही है और ये विश्व की संगम के तट पर एक करने का कुंभ है। ये सिर्फ पवित्र नदियों का संगम नहीं, विश्व के एकजुट होने का महापर्व भी है। और कुंभ एक राशि भी है। कुंभ के भावों को गंगा और शिव में, जैसा कि हम बात भी कर रहे थे, इसमें शिव भी समाहित है। और एक श्रोता ने लिखा है कि भाई महाकुंभ का पहला अमृत स्नान 14 जनवरी 2025 को किया जा रहा है और सबसे पहले नागा साधु पवित्र त्रिवेणी घाट में पवित्र डुबकी लगाते हैं और उसके बाद अन्य भक्तों को संगम में मौका दिया जाता है। देश विदेश से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचते हैं और महाकुंभ में स्नान करने से हमें काफी अच्छा भी महसूस होता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि भाई हम आपका विविध भारती कार्यक्रम सुनते भी हैं और इस कार्यक्रम में बार बार जो ये प्रोमो सुनाई देते हैं ना, उनसे थोड़ा सा खफा है। लिखते हैं कि गाने सुनने का मन नहीं करता है। आप हर गाने के, हर घंटे के कार्यक्रम में 1-2 प्रोमो चला देते हैं, तो इनसे बचने के लिए तो हम आपका विविध भारती ऐप सुनते थे। अब यहाँ पर भी अगर इतना प्रोमो बजाया जाएगा तो बुरा हाल है हमारा, हम कहाँ जाएं। तो अच्छा, चलिए। तो हमारे श्रोताओं ने अपने विचार लिखे हैं और देखिए आज देखिए बस फिर वही तो बात होती है ना कि वो तर्क दिवस है। तो उनकी बात जो है वो भी सराखों पर, सब कुछ सराखों पर क्या कहा जा सकता है। बिल्कुल। और देखिए जहाँ तक कुंभ की बात है तो इसे अर्ध कुंभ भी कहते हैं, जो मेला लगता है, माघी मेला भी लगता है, और अर्ध कुंभ या लघु कुंभ। और साथ ही अलग अलग जगहों पर, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज की जहां तक बात करें, वैसे इन जगहों पर भी लगता है, लेकिन प्रयागराज की बात अगर करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा ज्यादा इसका महत्व इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये संगम है। हाँ, बिल्कुल, तो इस वजह से हो जाता है। और पंजाब में माघी मेला इसे कहते हैं। तेलंगाना में पशुओं की सेवा का ये एक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। बिल्कुल। और भारत के अधिकांश हिस्सों में अगर देखा जाए तो इस समय रबी की फसल और कृषि चक्र की शुरुआती चरणों का जो हिस्सा है वो मार्च अप्रैल में जो है वो पूरा होता है। तो इस वजह से भी ये त्योहार जो है एक नए रंग में होता है। बिल्कुल, विविध रंग है। विविध रंग है इस त्योहार के। और अलग अलग जो प्रांत हैं वो अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन इसका भाव संगीता जी एक ही है। आपस में प्रेम, सौहार्द और शांति की भावना रखना। और धरती भी पूरी सजी हुई रहती है। बिल्कुल। अभी इस समय देखिए तो जो सरसों के फूल चादरें सुंदर सी बिछाए, बहुत सुंदर, धरती भी खुश हो जाती है। हाँ बिल्कुल। और धरती का खुश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल हम बात कर रहे थे कि धरती पर भी संकट आ रहा है और धरती विनाश की ओर जा रही है। तो धरती को, प्रकृति को, पृथ्वी को हमें खुश रखना, उसकी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी, और ये तभी रह सकता है जब हम अपनी संस्कृति को बचा कर रखें, अपनी सभ्यता को बचा कर रखें। बिल्कुल। और जो एक मानव कर्तव्य है उसको थोड़ा सा समझें। बिल्कुल। और प्रकृति की ओर लौटें। सबसे बड़ी बात है कि फिर से हमें प्रकृति की ओर लौटना होगा और प्रकृति से प्रेम करना होगा। बस सहज होना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। जी 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 जी।
और आज एक और विषय है मंदाकिनी जी। हाँ बिल्कुल, आज तो आप हमें आगरे का किला देखने ले जाने वाली हैं, क्योंकि आज का जो विरासत स्थल भारतीय है वो आगरे का किला है ना। तो आप गई हैं आगरे के किले में? हाँ, गए तो हैं और बड़ा ही खूबसूरत सा है। और कैसा लगता है वहां जाकर, आपको क्या महसूस हुआ? महसूस तो ये होता है कि बस ऐसा लगता है कि अद्भुत जगह लगती है। बस ऐसा लगता है कि उस वक्त के दौर में ये क्या होगा, कैसा होगा, किस तरह से सजाया गया होगा। मतलब उस जमाने में इतनी सुंदर कृति का निर्माण हुआ। कितने लोग होंगे, कितने तरह से, जैसे वो प्रोटेक्शन के लिए होता था, बचाने के लिए होता था देश को, तो किस तरह से इसकी साज सज्जा होगी, कैसे सैनिक लोग खड़े होते होंगे, कितना भव्य लगता होगा ये अपने समय का। तो ये सब जो स्थापत्य कला भी है और जो जिस तरह से उसको गढ़ा गया है ना, वो नक्काशी जो है उस जमाने में, उस समय जो लोग करते थे कारीगर, तो मतलब उनके हाथों में क्या होगा, देवताओं का वास होगा मुझे लगता है, क्योंकि इतनी सुंदर तरीके से आगरे के किले को गढ़ा गया है। तो देखते ही बनता है ना। यूनेस्को की विश्व धरोहर है ये। और इसके निर्माण, वैसे इसके निर्माण को अगर देखा जाए तो काफी अलग अलग मत हैं इसके कि कब हुआ क्या हुआ। वैसे अबुल फजल ने ये दर्ज किया है कि इसे ईंट का किला था, जिसे बादलगढ़ कहा जाता था, जिसे आगरे का किला लाल किला बाद में कहा गया। और यहाँ से अगर ताजमहल की दूरी देखेंगे तो बहुत कम है, यानी 2.5 किलोमीटर कह सकते हैं, उत्तर पश्चिम में है। और फिर इसे अलग अलग राजाओं ने इस्तेमाल किया, यानी मुगल काल के जो हमारे सम्राट थे उन्होंने इस्तेमाल किया। और राजस्थान के बरौली क्षेत्र धौलपुर से लाल बलुआ पत्थरों को मंगवाया गया और इसका जो है वो पुनर्निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया, सम्राट अकबर के द्वारा करवाया गया। अच्छा। और अकबर ने राजस्थान में जो बरौली क्षेत्र धौलपुर से लाल बलुआ पत्थर मंगवाकर इसका पुनर्निर्माण, लाल बलुआ पत्थर था जो मुगल स्थापत्य का एक बेमिसाल नमूना माना जाता है। और 8 वर्ष की अवधि के बाद 1573 में ये पूरा कर लिया गया था। और उनके पोते सम्राट शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम पल यहीं बिताए थे। और सन 1638 तक ये किला मुगल राजवंश के सम्राटों का मुख्य निवास भी रहा था। और उसके बाद फिर दौर बदला, इतिहास बदले ये, लेकिन जो धरोहर है वो आज भी आलिशान स्थापत्य का नमूना है और दूर दूर से लोग आते हैं इसका दीदार करने के लिए। इसमें जो अर्धवृत्ताकार योजना है या यमुना नदी के समानांतर दोहरी प्राचीर, बुर्ज, सफेद संगमरमर का जड़ाऊ काम, लकड़ी के डाई ब्रिज और हाथी पोल, कालांतर में इसकी ज्यादा इमारतें वैसे देखा जाए तो नष्ट कर दी गई हैं, बल्कि हो गई हैं। और मुश्किल से इसमें अगर देखा जाए तो 30 जो इमारतें हैं वही बची हैं जो उस वक्त की बनाई हुई हैं। और जहांगीर हौज की अगर बात करें तो ये स्नान के लिए बना हुआ है और इसके बाहरी किनारे पर फारसी में लेख लिखा हुआ है जिसमें हौज जहांगीर लिखा है, जो अकबर के महल के प्रांगण में पाया गया था। और अब ये दीवाने आम के भी सामने है। हाँ, शाहजहानी महल भी है, सफेद संगमरमर का जो बना हुआ है, लाल पत्थर से ये बना है, जहांगीर महल के बीच है। और इसमें हॉल हैं, कमरे हैं, अष्टकोणीय मीनारें हैं। मतलब ये खास चीजें हैं जो उस वक्त मिला जुला कर बनाई जाती थी। वैसे ये देखा जाए तो ईरानी और भारतीय स्थापत्य कला का मिला जुला नमूना इसे कह सकते हैं। बिल्कुल। फूलों की सुंदर डिजाइन, विशाल संगमरमर की दलान और अलग अलग मेहराबें जो हैं, पश्चिमी खाड़ी के घर जो हैं, या इसको गजनी गेट था वहां पर। हाँ, बाबर की जो है बावली, वो एक कुआं है काफी प्रसिद्ध जी। तो ये चीजें हैं वहां पर है। और एक गजनी दरवाजे के भी जिक्र करना बहुत जरूरी होगा। जब हम वहां की सैर करने निकले ही हैं तो इसमें अरबी में शिलालेख लिखे गए हैं और ये षटकोणीय और अष्टकोणीय पैनल से बना हुआ भी है। हाँ, और कहते हैं ना कि जंजीरे आदल है ना, तो ये जहांगीर के न्याय की ये जंजीर थी जो लोगों की शिकायतों के निवारण का एक तरीका कह सकते हैं था, कि न्याय के लिए उन्होंने, वो बहुत माने जाते थे। वैसे अगर देखा जाए तो जहांगीर का जो समय है वो न्याय के लिए ही माना जाता है। तो शुद्ध सोने की जो जंजीर थी वो बनी हुई थी और
80 फीट थी और इसमें 60 घंटियां लगी हुई थी और इसका वजन भी बहुत ज्यादा था, 1 क्विंटल। और इसका एक सिरा शाह बुर्ज की जो लड़ाई की दीवारों से और दूसरा सिरा नदी किनारे एक पत्थर के खंबे से जुड़ा हुआ था। और इसे देखकर काफी सारे इतिहासकारों ने भी अपनी अपनी बातें लिखी, क्योंकि अब ये चीजें तो वहां नहीं है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। लेखन से और इतिहास उसका जिक्र किया गया जी, है। जी, हाँ, जी, हाँ, हाँ। बिल्कुल। और एक है मुथम्मन बुर्ज, तो शाह बुर्ज और झरोखा के नाम से है और ये महल आगरा किले के सबसे बड़े गढ़ पर बना है जो नदी के किनारे है। सम्राट अकबर यहाँ से झरोखा दर्शन करते थे और सूर्य उपासना भी वो इसी विशाल दालान, जालीदार स्क्रीन जिसे कहते हैं, शीश महल की ओर जाने वाले कमरे और शैलीगत जो लताएं थी, नक्काशियां थी, नक्काशीदार पौधे थे और ये शाहजहां की सबसे अलंकृत इमारतों में से एक माना जाता है मुथम्मन बुर्ज और इस सभी खास महलों से जुड़ा हुआ है। आज भी इस बुर्ज से ताजमहल का नजारा दिखता है और शाहजहां ने अपने कारावास के 8 साल इसी परिसर में बिताए और यहीं पर उन्होंने प्राण भी त्यागे थे। और यहाँ पर एक बड़ा सुंदर सा एक हॉल है, इसको विशाल कहेंगे, विशाल काय। तो वहाँ एक लगा हुआ है छोटा सा एक खंबे में लगे हुआ है एक शीशा, अब तो लगा देते हैं। वहां पर अगर आप शीशा लगा के, मतलब वो गाइड ही लगाते हैं, वो शीशा अगर वहां पर अभी भी फिक्स करा जाए तो वहां से सीधा ताजमहल दिखाई देता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्या मतलब उसकी ज्यामिति होगी, यानी कि किस तरह से वो चीज सोची गई। यहाँ पर भी वही बात तर्क की आ जाती है कि क्या दिमाग को लगाकर ये चीज गढ़ी। ताजमहल वो अंत तक वो देखते ही रहे। हाँ, बिल्कुल। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हम अपनी वफा पे ना इल्जाम लेंगे, तुम्हें दिल दिया है तुम्हें जा भी देंगे। जब इश्क का सौदा किया फिर क्या घबराना, हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। चमकते हैं जब तक ये चांदार तारे, न टूटेंगे अब अहदो पैमा हमारे। एक दूसरा जब के सदा हो के दीवाना, हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। तो संगीता जी, हमने भी इस स्टूडियो से जैसे ताजमहल देख ही लिया, ऐसा लग रहा है। वो भी बड़ा सुंदर है। तो हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि सूर्य की बढ़ती चमक के साथ आपकी जिंदगी में नई रोशनी आए, खुशियों से हर दिन मुस्कुराएं, साल का पहला त्योहार लाए जीवन में नई उम्मीदें और नई शुरुआत। आपको मकर संक्रांति की हार्दिक
शुभकामनाएं। अच्छा, एक चीज याद आती है कि एक बहुत ही मकबूल फिल्म स्टार ने ये कहा, मैं नाम नहीं बताना चाहती हूँ, कि बहुत मकबूल फिल्म स्टार ने कहा था कि मैंने आज तक ताजमहल नहीं देखा। तो उनसे पूछा गया कि क्यों नहीं देखा आपने ताजमहल, तो वो ये कहती हैं कि मैंने इसलिए नहीं देखा कि कहीं मेरे ख्वाब से कम ना हो जाए, जो हमने कि मैं देखूं, मेरे ख्याल सोचती हूँ सुंदर है, उससे कुछ कम ना हो जाए। हमारी कल्पनाओं में है ना ताजमहल, डरती हैं उसको देखने से। खूबसूरत हमारी जो कल्पनाओं में बसा हुआ जो चीज है ना, उससे हम डर जाते हैं कि कहीं कमतर चीज ना लगे हमें। और एक श्रोता ने देखिए बहुत ही काम की बात लिखी है कि बचपन में पतंग उड़ाना मुझे अच्छा लगता था, और मुझे अनुभव याद आता है कि घर की छत पे पतंग उड़ा रहा था और पतंग कट के लहर आ रही थी। मैं उसे पकड़ने के चक्कर में नीचे गिर पड़ा और मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, हाथ पे प्लास्टर बंध गया और लेने के देने पड़ गए। है ना, यही तो बात कह रहे हैं कि मतलब त्योहार मनाएं, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी सावधानी रहेगी अगर, तो फिर मजा जो है वो दुगना हो जाता है। बिल्कुल, सतर्कता बहुत जरूरी है। और जैसे ही देखो इनकी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जी जी जी। और इसी तरह से मेले में भी सावधान रहने की बहुत जरूरत है ना, कि आप जहाँ पर भी जाते हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा पता कर लें कि भाई ये जगह है तो यहाँ हमको कैसे जाना है, कैसे आना है, उसके बारे में पूरा पता कर लें, तो वो बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल, भावुकता में नहीं जाएं, किसी ठोस धरातल पर आपको जाना है। आप कहीं भी जाएं, किसी भी मेले में जाएं, किसी भी स्थान में घूमने जाएं, एक तो सिर्फ हम कल्पना और भावुकता के आधार पर जाते हैं, वहां जाकर फिर हमें दिक्कत होती है। तो आपको पहले से तैयारियां करनी होगी कि आप किसी भी मेले में जा रही हैं या कहीं भी स्नान ध्यान के लिए भी जा रहे हैं, तो सारी सतर्कता बरतते हुए जाएं। एक श्रोता ने लिखा है कि आगरे का किला, ये किला मुगल स्थापत्य कला का एक आदर्श उदाहरण है। यहाँ स्पष्ट है कि कैसे उत्तर भारतीय दुर्ग निर्माण दक्षिण भारतीय दुर्ग निर्माण से भिन्न होता था। दक्षिण भारत के अधिकांश दुर्ग सागर किनारे निर्मित है। आगरा का किला एक यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर तो है ही, और ये किला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है, और इसके लगभग 2.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में ही विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल ही है। और इस किले को कुछ इतिहासकार चार दीवारी से घिरी प्रासाद महल नगरी कहना बेहतर मानते हैं, और ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण किला माना जाता है। बिल्कुल। और एक और श्रोता ने लिखा है कि पतंग महोत्सव भारत में एक लोकप्रिय त्योहार है और जनवरी के महीने में मकर संक्रांति के दौरान मनाया जाता है। इसे पश्चिमी भारत में उत्तरायण के रूप में भी मनाते हैं, और लोग अपने घर पे इस दिन पतंग उड़ाना बहुत ही पसंद करते हैं, और प्रतियोगिताएं भी इससे मिलती जुलती होती हैं। बिल्कुल। और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि आज विश्व तर्क दिवस भी है, तो ये कहना चाहते हैं कि क्या ये सही है कि जो है कुछ एक कार्यक्रम विज्ञापन उसके बारे में भी इन्होंने लिखा है। तो फिर वही बात है कि हाँ, है ना। और एक हमारी और श्रोता ने लिखा है कि इस दिन मतलब विश्व तर्क दिवस है, तो भाई वाह क्या बात है। तो तर्क का भी दिवस है, वो भी वैश्विक। कहा गया है कि अनुमान यानी कि अनुमानम खलु तर्कपेक्षाम, है ना, यानी किसी का शुद्ध और सुनिश्चित ज्ञान प्राप्त करने के चार साधन प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति और आप्तोपदेश है। इसमें अनुमान को ही तर्क की अपेक्षा करने वाला बताया गया है, किंतु इस तर्क के क्रम में वाद, जल्प और वितंडा से बचना चाहिए, ऐसा भी निर्देश दिया गया है। तब कहीं जाकर जो है वो कहते हैं ना कि विशुद्ध ज्ञान जो है वो होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ। और अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो सखी सहेली कार्यक्रम से सभी को एक बार फिर से मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं, महाकुंभ पर्व की ढेरों शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। और लेते हैं इजाजत सभी को संगीता श्रीवास्तव और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।